नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर मथुरा सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज छपरा। दोस्तों, मैंने जो पहला वीडियो आप सभी के लिए अपलोड किया था, जो डिबेट पार्ट 1 के नाम से था, मैंने उसके मैसेज बॉक्स में आप सभी लोगों के सुझाव और सराहना देखी है। वास्तव में ये जो कमेंट्स है, ये हम जैसे शिक्षकों के लिए प्रेरणा है। और मैं एक बार फिर आप सभी के समक्ष डिबेट पार्ट 2, जो कि डिबेट पार्ट 1 का शेष भाग है, को लेकर आया हूं। तो आइए डिबेट पार्ट 2 का जो नया टॉपिक है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिबेट, यानी वाद विवाद की विशेषताएं। जैसे कि पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था वाद विवाद क्या है, अर्थात डिबेट क्या है, उसकी व्यवस्था क्या होती है, और उस डिबेट को संचालित करने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं, दैट इज रूल्स ऑफ द डिबेट के बारे में जाना था। अब आइए उसके आगे जानते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिबेट। तो सबसे पहले हम इसके पहले कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। इसमें मैंने लिखा है कम समय में आसानी से आयोजित किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक यही है कि किसी भी वाद विवाद प्रतियोगिता को कम समय में आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि डिबेट में केवल विषय का चुनाव करना होता है, चेयरपर्सन का चुनाव करना होता है और एक एडजुडिकेटर का चुनाव करना होता है। विषय वस्तु का पता लगते ही जो स्टूडेंट्स होते हैं कम से कम समय में इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि डिबेट जो होता है कम से कम समय में आयोजित किया जा सकता है। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, श्रोतागण के ध्यान को अंत तक बनाए रखता है। अब श्रोतागण कौन है डिबेट में? डिबेट में वास्तव में श्रोतागण जो होते हैं वो डिबेट कॉन्टेस्ट में, यानी वाद विवाद प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभागी नहीं होते हैं, अथवा कुछ आगंतुक भी हो सकते हैं जो ऑडियंस के रूप में रहते हैं। और डिबेट जो होता है श्रोतागण के ध्यान को अंत तक बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है इस बात को मैं बता दूं, क्योंकि जब स्पीकर्स टीम ए टीम बी, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव टीम के जब स्पीकर्स बारी बारी से एक दूसरे के विचारों का खंडन करते हैं, तो ये बड़ा ही उत्साहवर्धक होता है, जो कि श्रोतागण के ध्यान को बनाए रखता है। जो नेक्स्ट है ये है श्रोतागण ज्वलंत मुद्दों का चयन। अब ये ज्वलंत मुद्दे क्या है? जिसे बर्निंग इश्यूज कहा जाता है। जैसे जब कभी भी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो इसमें बर्निंग इश्यूज, ज्वलंत मुद्दों का चुनाव किया जाता है। वैसे मुद्दे जिसका भविष्य में कुछ उपयोगिता, तो ऐसे मुद्दों को लेकर छात्र भी उत्साहित रहते हैं और उसे सुनकर और देखकर जो ऑडियंस रहती है वो भी उत्साहित रहती है। श्रोतागण के उमंग को बनाए रखता है इंथुसियाज्म, यानी जो ऑडियंस होती है उसके इंथुसियाज्म को बनाए रखता है। उमंग क्यों होता है भाई? उसका उमंग कैसे बना रहता है? ऑडियंस जो होती है छात्रों के पूरे डिबेट को शुरू से लेकर अंत तक देखती है कि कौन सा स्पीकर, कौन सा वक्ता अच्छा बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, और इसका आनंद लेती है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही पक्षों के श्रोताओं, दोनों ही पक्षों के स्पीकर्स को सुनकर अपने उमंग को अंत तक बनाए रखती है। वास्तव में यह दायित्व स्पीकर्स को जाता है कि वो कितना अच्छा तर्क करते हैं आपस में, जिससे श्रोताओं का उमंग बना रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है श्रोतागण पूरी गंभीरता से कार्यवाही का विश्लेषण करते हैं। अब श्रोतागण, ऑडियंस कैसे एनालिसिस करता है पूरे डिबेट का, पूरे वाद विवाद प्रतियोगिता का किस प्रकार से विश्लेषण करता है, तो मैं आपको बता दूं, चूंकि वो ऑडियंस ही वहां पे मौजूद रहती है और जब वाद विवाद में स्पीकर्स बोलते हैं तो पूरे कॉन्टेस्ट का विश्लेषण कहीं ना कहीं चेयरपर्सन और एडजुडिकेटर के अलावा जो श्रोतागण होते हैं वो भी करते रहते हैं। जैसे कौन स्पीकर अच्छा बोल रहा है, कौन स्पीकर कमजोर है, कौन स्पीकर
बेहतर तरीके से विपक्ष की बातों का खंडन कर रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा का विश्लेषण भी जो श्रोता होती है, श्रोतागण होते हैं, ऑडियंस जो होती है, पूरी गंभीरता के साथ करती रहती है। अब जो नेक्स्ट है पॉइंट ये का है, समय तथा विषय पूर्व निर्धारित होता है। जाहिर सी बात है, आपने व्यवस्था में भी जाना था कि जो वाद विवाद प्रतियोगिता होती है उसका विषय और समय दोनों पूर्व निर्धारित होता है, पहले से ही प्लान होता है। जैसे विषय वस्तु का पहले चुनाव हो जाता है और उस विषय वस्तु पे कौन सा स्पीकर कितने समय तक बोलेगा, ये सब पहले से तय रहता है। यह अध्यक्ष या फिर चेयरपर्सन पहले ही तय कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो पॉइंट है ये कहे जिससे प्रतिभागी समय का अनुकूल अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको बेटर समझने के लिए इस दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देते हैं। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये कह रहा है कि समय और विषय पूर्व निर्धारित रहता है, और इसके जो नेक्स्ट वाला पॉइंट ये कहता है कि जिससे समय का अनुकूल यानी निर्धारित समय का अनुकूल जो छात्र होते हैं या फिर प्रतिभागी होते हैं अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं। ये भी एक विशेषता में गिना जाता है। जो नेक्स्ट है छात्रों में क्रिटिकल एनालिसिस विकसित करता है। वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है छात्रों में समालोचनात्मक गुणवत्ता जो होती है या फिर समालोचनात्मक चिंतन या फिर समालोचनात्मक विश्लेषण, इस क्षमता को, इस कैपेसिटी को विकसित करता है। कैसे? क्योंकि छात्र एक दूसरे के बातों को, माफ कीजिएगा, छात्र अर्थात जो स्पीकर्स होते हैं, जो स्पीकर्स जो होते हैं एक दूसरे के बातों का खंडन करते हैं, उसका उत्तर देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, जिसके कारण वो किसी भी विषय, किसी भी तर्क पे बहुत ही ध्यान से और गंभीरता पूर्वक। अब ये क्रिटिकल एनालिसिस जो है ये प्रतिभागी कैसे करते हैं इस चीज को समझ लिया जाए। जब दोनों ही टीमों के, अफर्मेटिव और नेगेटिव टीमों के जो स्पीकर्स होते हैं एक दूसरे के बातों और विचारों का खंडन करते हुए अपनी बातों को रखते हैं, यानी किसी उत्तर का प्रत्युत्तर जब देते हैं तो कहीं ना कहीं खुले विचार से उसकी समालोचना करते हैं, क्रिटिकली उसको एनालिसिस करने के बाद ही वो प्रत्युत्तर दे पाते हैं, जिसको बार बार करने से उन प्रतिभागियों में क्रिटिकल एनालिसिस की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। अब जो विशेषता है, अंतिम विशेषता है, वो है तार्किक संप्रेषण की उत्तम औपचारिक विधि है, जिसको मैंने डिबेट के मीनिंग में भी आप सभी को बताया था कि संप्रेषण और संवाद की अनेकों विधियां होती हैं, जिनमें से एक विधि डिबेट भी है, वाद विवाद प्रतियोगिता भी है, और यह अधिक औपचारिक है, अधिक फॉर्मल है, मोर फॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना कि ये पूरी डिबेट की जो प्रक्रिया है इट इज बाउंडेड विद दी वॉल्स ऑफ द डिसिप्लिन, जिसको संचालित अध्यक्ष करते हैं। निर्णय टीमों के प्रति जो निर्णय होता है वो एडजुडिकेटर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संप्रेषण की विधियों में यह तार्किक संप्रेषण की उत्तम और औपचारिक विधि है। आइए आप जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिबेट। एडवांटेजेस ऑफ डिबेट में हम इतने सारे पॉइंट्स जानेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट है छात्रों में नेतृत्व कौशल विकसित करता है। जो डिबेट कॉन्टेस्ट होता है या फिर वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती है वो छात्रों में लीडरशिप क्वालिटी को या फिर लीडरशिप स्किल को डेवलप करता है, उसको विकसित करता है। अब कैसे? अब उसमें नेतृत्व कौशल कैसे विकसित होगा? जाहिर सी बात है, जब वो पूरे डिबेट प्रतियोगिता को, जो पूरे वाद विवाद प्रतियोगिता को जब वो नजदीक से पूरी प्रक्रिया को देखता है, किस प्रकार से चेयरपर्सन अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, किस प्रकार से एडजुडिकेटर अधिनिर्णायक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, और किस प्रकार से पक्ष का समूह, एफर्मेटिव टीम के सदस्य और नेगेटिव टीम के सदस्य अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। जब नजदीक से जो इस प्रकार का जब वो अनुभव लेता है तो कहीं ना कहीं उसमें लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व कौशल जो होता है वो विकसित होता है। आइए दूसरे पॉइंट को जानते हैं।
अन्वेषण तथा विश्लेषण कौशल विकसित करता है। अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेशन, विश्लेषण अर्थात एनालिसिस। तो इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस स्किल को डेवलप करता है डिबेट। किस प्रकार से करता है? हर एक जो प्रतिभागी होता है प्रत्येक उत्तर का प्रत्युत्तर तैयार करता है। हर एक टॉपिक को बहुत ही नजदीक से और डेप्थ नॉलेज के साथ वह उस डिबेट वाले रण क्षेत्र में उतरता है। इस कार्य हेतु वह बहुत ही गहराई से विषय वस्तु को पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, यानी उसके डेप्थ नॉलेज के साथ तैयारी करता है, जिसमें उसके इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण कौशल जो है वो विकसित होता है। हर एक टॉपिक को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट या फिर कोरिलेट करके देखता है। इवन किसी विपक्ष के उत्तर का भी वो प्रत्युत्तर जब तैयार करता है तो उस समय भी उसे विश्लेषण करना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि छात्रों में जो इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस स्किल जो होता है वो डिबेट के माध्यम से डेवलप होता है। श्रवण तथा चिंतन, ये अगला हमारा पॉइंट है। श्रवण तथा चिंतन यानी लिसनिंग और थिंकिंग स्किल विकसित करता है। श्रवण कौशल इसलिए विकसित करता है कि एक डिबेट प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में उपस्थित प्रत्येक छात्र को अपने विपक्ष की प्रत्येक स्पीकर को ध्यान से सुनना पड़ता है। वो विपक्ष की बातों को ही ध्यान से नहीं सुनता है, वरन अपने ही टीम के अन्य सदस्यों को भी बहुत ही ध्यान से सुनता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उसमें श्रवण कौशल विकसित होता है। इसके साथ साथ सुनने के साथ साथ वो गहन चिंतन भी करता है, बहुत ही गहराई से प्रत्येक बातों पे, प्रत्येक तथ्यों पे विचार भी करता है। इस हिसाब से उसमें ये जो दोनों स्किल्स हैं, लिसनिंग और थिंकिंग के जो स्किल हैं, स्वतः डेवलप होते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये कह रहा है कि खुले मन वाला है। खुले मन वाला यानी बेबाक, अंग्रेजी में मैंने लिख दिया है ओपन माइंडेड, यानी यह छात्रों को ओपन माइंडेड खुले मन वाला बनाता है। और कैसे बनाता है इस बात को भी मैं बताता हूं। जब कभी भी छात्र डिबेट प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो खुले मन से किसी बातों का वह उत्तर देते हैं। किसी भी विचार का उत्तर बिल्कुल बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन वो देता है, जो उसमें खुले मन की प्रवृत्ति को, बेबाकी को लाता है। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये कह रहा है अच्छा वक्ता बनाता है। अच्छा वक्ता अर्थात अच्छे वक्ता के जो तमाम गुण होते हैं वह डिबेट के माध्यम से छात्रों में आ जाते हैं। पहले वो बारी बारी से जब वो डिबेट वाद विवाद प्रतियोगिता में जब भाग लेता है तो स्वयं बोलता है, दूसरे को सुनता है। स्वयं बोलने के साथ साथ वो दूसरे को सुनता भी है, जिस अनुभव के साथ उसमें अच्छे वक्ता के जो तमाम गुण जो होते हैं स्वयं विकसित हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि छात्रों में आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करता है। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई छात्र बारी बारी से पूरे श्रोता को, एक बड़े छात्रों के समूह को जब फेस करता है, उसके समक्ष बोलता है, ठीक है, विपक्ष के सदस्यों के विचारों का प्रत्युत्तर देता है, तो कहीं ना कहीं उसमें आत्मविश्वास या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है विकसित होता है। अब सबसे जो अंतिम एडवांटेज है डिबेट का वो ये है कि समूह कार्य और सहयोग की भावना। समूह कार्य अर्थात टीम वर्क, क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि डिबेट टीम में होता है, समूह में होता है। प्रत्येक टीम के अपने सदस्य समूह होते हैं, उन सदस्यों के साथ मिलकर कार्य करना, किसी भी तथ्य के ऊपर सोचना, विचारना, उसके ऊपर चिंतन करना, ये सभी समूह कार्य और सहयोग की भावना दोनों ही क्षमताओं को विकसित करता है। और इसी के साथ हमारा जो
डिबेट पार्ट 1 का जो शेष भाग था, दैट इज डिबेट पार्ट 2 समाप्त होता है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी इस वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इसके साथ साथ यदि आप सभी व्यूअर्स को कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।